हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 6 के अतीत से वर्तमान में पाठ 2 देखते हैं। पाठ का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने पहला पाठ नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग उस पर क्लिक करके पहला पार्ट देख सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा पार्ट देख लेते हैं। पाठ का नाम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आइए हम देखते हैं सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ, यह कोई कैसे जान सकता है। पिंकी, जो सोनी से 5 वर्ष की बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। प्यारे बच्चों, सोनी जो है कि टीवी देख रही थी तो वो पिंकी से पूछ रही है कि दीदी, जो है कि टेलीविज़न पर दिखा रहा था कि मानव इस धरती पर जो है कि हजारों साल पहले से रह रहा है। तो पूछ रही है सोनी कि दीदी, ऐसा कैसे पता चल रहा है कि मानव जो है कि पृथ्वी पर हजारों साल पहले से रह रहा है, ये कैसे हम जान सकते हैं कि जो कि मानव पृथ्वी पर हजारों साल पहले से रह रहा है। तो इसका जवाब जो कि पिंकी देती है, जो कि निम्न तरीकों से देती है। आइए हम वो तरीका देखते हैं किस तरह से इसका सवाल का जवाब वो देती है। कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ था, हम यह अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। वह बता रही है कि कल क्या हुआ था, इसकी जानकारी हमें किससे मिल जाती है, रेडियो से मिल जाता है, टेलीविज़न से या अखबार की मदद से हम लोग देख लेते हैं। 10-20 साल पहले हमारे साथ पहले क्या हुआ था, हम लोग इसका जानकारी अपने माता पिता या और पहले की जानकारी लेना है तो दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होता है, इतिहास से प्राप्त होता है। हम लोग इसकी जानकारी किससे प्राप्त कर सकते हैं, हजारों साल पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हमें जो है कि इतिहास से प्राप्त कर सकते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। हम लोग इसमें पता लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, किस प्रकार की खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती है। अतीत समय बीता हुआ कल से लेकर आज तक वर्तमान मतलब आज तक की सभी जानकारियाँ हमें किससे मिलती है, इतिहास से मिलती है। हम लोग आगे देख लेते हैं। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इतिहास का विषय हमारा क्या है, जो अतीत में घटनाएं हो गई है उसका तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं उसका विश्लेषण करना ही हमारा इतिहास है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। इस काम को आसानी से हो जाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को बहुत से कालखंडों में बांट देते हैं। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं। देखिए हमारे इतिहास में के कितने कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, सामान्यतः 3 प्रकार के कालखंड निर्धारित किए जाते हैं। पहला प्राचीन, जो बहुत पुराना है, मध्य, बीच वाले काल को, और तीसरा आधुनिक, मतलब इस समय जो काल हमारा चल रहा है। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। देखिए, अध्ययन रखना आवश्यक है कि जो कि इतिहास की प्रक्रिया क्या है, लगातार चलती रहती है। मतलब आज जो है कल बीत जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इतिहास हो जाएगा। और यह विभाजन की प्रक्रिया इनको कहीं भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध
तक निर्धारित किया गया। प्राचीन काल कब से कब निर्धारित किया गया? 700 से 750 ईस्वी तक। इसके आरंभिक चरणों को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इसके हम लोग प्रारंभिक चरणों को क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, जब ये काल का प्रारंभ हुआ, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। हम लोग उसे पूर्व ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस युग का कोई भी घटनाओं का लिखित या क्रमबद्ध इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कि कोई अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्यों ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा, और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। इसी काल में जो है कि मनुष्य ने क्या क्या सीखा? मानव ने आग लगाना सीखा, पहिया का निर्माण करना सीखा एवं उसका उपयोग करना सीखा, खेती करना एवं पशुपालन करना सीखा, और उसी समय गांव का निर्माण का मतलब सभी लोग मिलकर एक गांव का निर्माण करने लगे, कस्बों का निर्माण किया और एक साथ रहने लगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ। 6ठी शताब्दी में हमारा जो एक ईसा पूर्व से सुसंगठित मतलब पूर्ण तरह से संगठित राज्यों क्या हो गया? आरंभ हो गया था। कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना है और समय के अनुसार एक विशाल साम्राज्य का स्थापना हुआ। 6ठी शताब्दी तक आते जाते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा, और 6ठी शताब्दी आते आते इन साम्राज्यों को क्या होने लगा? विघटन मतलब विनाश होने लगा, और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। और इसके बाद क्या हुआ? अपना छोटे छोटे राज्य अपना अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य मतलब 750 तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। और 8वीं शताब्दी के मध्य तक ये राज्य क्या होने लगे? फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, मतलब उनका पतन होने लगा, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हो गया। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीकी का विकास हुआ। और 11वीं शताब्दी तक क्या हुआ? हमारे पास नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीकी का विकास हम लोग कर चुके थे। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ, और इस्लाम धर्म के अनुसार नई विचारधारा का भारत में क्या हो गया? शुरुआत हो गया, और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। मुस्लिम मतलब इस्लाम धर्म के आने के बाद भारत में विशाल साम्राज्यों का क्या हुआ? गठन फिर से प्रारंभ हो गया। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ, सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यद्यपि प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह पुनः पतनशील अवस्था में आ गई, और 18वीं शताब्दी के बाद में ये क्या हुआ? फिर पुनः पतनशील अवस्था में आने लगी, तथा दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। और इस तरह दूसरा जो प्रमुख मध्यकाल का हमारा क्या हो गया? अंत हो गया। और इसके बाद क्या हुआ है? हमारा आधुनिक काल आया। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से उत्तरार्ध से हुआ, और हमारा 18वीं शताब्दी का शुरुआत कब हुआ? आधुनिक काल का शुरुआत कब हुआ? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। ये कब हुआ? जब पश्चिमी देश मतलब अंग्रेजों द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आगमन में विशेष प्रगति हुई। उनके द्वारा जो कि हमारी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संचार व्यवस्था मतलब बात करने, आगमन विगमन में क्या हुआ? प्रगति हुआ। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। ये जो नई प्रशासनिक व्यवस्था है किसके द्वारा स्थापित किया था? हमारे समाज में विदेशियों द्वारा स्थापित किया गया था, जो हमसे आर्थिक संसाधनों का लाभ लेना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब विदेशी संस्कृति का भारत की संस्कृति पर प्रभाव करना क्या है? उपनिवेशवाद है।
इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार का उसका आर्थिक शोषण करता है। और इसके अंतर्गत क्या था, कोई उन्नत मतलब विकसित देश और विकासशील देशों पर क्या करता है, अधिकार करके उसका क्या करने लगता है, शोषण करने लगता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। अब जो भारतीयों का पर अत्याचार होने लगा, उनका शोषण होने लगा, तो इनके विरुद्ध क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को जागरूक होने लगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशवाद सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ तथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब शुरुआत में भारत में इन उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्या हुआ, आंदोलन सक्रिय हो गया जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित था। यह आंदोलन किससे प्रेरित था, सत्य और अहिंसा के आधार पर प्रेरित था। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और 1947 में भारत को क्या हो गया, हमारा आज़ाद हो गया और एक नया संविधान बना और हमारे भारत में एक नया लिखित संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। इस संविधान से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम लोग जो प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे वो हम पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। यही काल भारत के में आधुनिक काल का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। हम लोग आगे देखते हैं, मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, ये हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। मतलब मानव जाति का विकास किस प्रकार से हो, ये कैसे उत्पत्ति हुई, इनका विकास हमें कई तरह के स्रोतों से प्राप्त हो जाता है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इनमें से हमारे एक स्रोत क्या है, जो बहुत समय पहले लिखी गई कुछ पुस्तकें होती हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढकर पढ़ते हैं और इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय पर चर्चा मिलती है। हम इन पुस्तकों को ढूंढकर पढ़ेंगे तो हमें इसमें क्या मिलता है, राजाओं, आम लोगों के जीवन किस तरह से था, उनका धार्मिक विचार कैसा था और किस देवता को मानते थे, विभिन्न प्रकार के औषधियाँ बीमार होने पर क्या करते थे, विज्ञान आदि का प्रयोग कैसे करते थे, विभिन्न विषयों पर हमें चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये पुस्तकें किससे लिखी जाती है, हाथ से लिखित होने के कारण हम लोग इसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। अब कहा जाएगा पांडुलिपि किसे कहते हैं, हाथ से लिखी गई पुस्तकों को हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। ये पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती है, हाथ से, ताड़ के पत्तों पर अथवा भोज के पत्रों पर लिखी मिलती है। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी हैं और बहुत सी पांडुलिपियाँ क्या हो गई, हमारा नष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि समय के अनुसार ये खत्म होती जाती हैं। कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है और कुछ पांडुलिपियाँ हमारे पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में क्या है, सुरक्षित है। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। और हमारे बिहार के जो कि पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में और पीलीगंज स्थित भरतपुर में गोपालगंज सिंह नारायण बहुत से ऐसे पांडुलिपियाँ उपस्थित हैं। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं और संग्रहालय तथा अन्य संस्थाओं में भी हमारा पांडुलिपियाँ हम लोग देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि हैं। इसके अलावा जो है कि लिखित स्रोतों में ही अनेक प्रकार के महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हमारा मिल जाती है। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं जबकि अन्य प्राकृतिक, तमिल एवं कन्नड़ आदि में हैं। इसमें से जो पुस्तकें हैं इनमें कौन सी भाषा लिखी गई है, संस्कृत में लिखे गए हैं प्रायः, और जबकि कुछ प्राकृतिक, तमिल और कन्नड़ में लिखी गई हैं। देखिए ये हमारा पांडुलिपि है, ताड़पत्र पर लिखा हुआ, ये कुछ अभिलेख है।
हम लोग आगे देख लेते हैं। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं। देखिए, हम लोग अभिलेखों से भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये अभिलेख हमारे पत्थरों पर स्केच करके लिखे जाते हैं, मतलब या धातुओं पर भी उनकी सतहों को क्या क्या नुकीली औजारों द्वारा उस पर बनाया जाता है और उस पर लिखा जाता है। हम लोग उससे पढ़कर भी देख सकते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित हैं। इन अभिलेखों में जो कि राजाओं की विशेषताओं तथा लोगों के आदेश भी इनमें वर्णित होते हैं। जैसे जगहों पर लगाया जाता है, उन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता है जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसे लिखित आदेशों का पालन कर सके। और हम इनको कहाँ लगाते थे? वैसे जगह लगाते थे जहाँ अधिक से अधिक लोग आते जाते हों और उसे अधिक से अधिक देख सके और उसका आदेश का पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो कि अतीत में बनाए गए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जो हम अपने उपयोग में लेते हैं, उनके आधार पर भी हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्रा और सिक्के आदि आते हैं। ऐसी वस्तुओं में क्या मिलती हैं? पत्थर, ईंट से बनी इमारतों का अवशेष, औजारों, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्रा, सिक्के आदि कई प्रकार की वस्तुएं आती हैं जिनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते थे। ये वस्तुएं पुरातत्व स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। ये वस्तुओं को हम लोग कैसे जानते हैं? पुरातत्व स्रोत के रूप में जानते हैं, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। और ये पुरातत्व कैसे हम लोग प्राप्त होते हैं? ज़मीन में खुदाई करके हम लोग इसे प्राप्त करते हैं। पुरातत्व वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। और जो इन पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। देखिए, सिक्के हैं, ये हमारा जो है कि बर्तन है, डॉक्टर स्नूपर ने पटना के कुंभरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले। स्नूपर ने पटना के कुंभकार नामक स्थान पर खुदाई किया तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल का क्या निकला? राजमहल के स्तंभ खंभे निकले। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए और इसी खुदाई में हमें सोने के बैलों के टुकड़े, जो मूर्ति सोने का बना हुआ बैल का टुकड़ा मिला। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि और भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। इस समय क्या मिलता है? समृद्ध, जो कि मगध साम्राज्य कितना समृद्ध एवं प्रभावशाली था, इसका हमें पता चलता है। हम आगे देख लेते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर जाजकी चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते थे? शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह बना रहता था, धार्मिक चिन्ह भी बना रहता था। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। और जो व्यक्ति सिक्कों का अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण का समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें जो खुदाई में वस्तुएं मिली हैं उनका विश्लेषण करना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कोई वस्तु कितनी पुरानी है, इसका हमें पता किस प्रकार से हम लोग करते हैं, इसका पता करने के लिए कई विधियाँ प्रचलित है, लेकिन प्राय हम लोग रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम देख लेते हैं रेडियो कार्बन विधि क्या है। तिथि निर्धारण का काम भौतिकी शास्त्री करते हैं। और तिथि निर्धारण का काम हमारा कौन करता है? देखिए, एक पॉइंट आ गया, भौतिक शास्त्री करते हैं।
सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है, और सारी वस्तुएं एक प्रकार के पदार्थ से बनी रेडियोधर्मी पदार्थ से बनी होती हैं जो कि सभी वस्तुओं में कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण मिलते हैं, और रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या छोटे छोटे कण होते हैं। जब मनुष्य, पशु, पौधा जिंदा होते हैं तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल में कोई कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की वायु निश्चित करते हैं। देखिए, मनुष्य के अंदर 14 कार्बन जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मिता होता है, उसी के कारण जो है कि उसकी आयु की पता लगा लेते हैं हमारे भौतिक शास्त्री। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसका सेकेंड पार्ट बना देंगे, और सेकेंड पार्ट इसके जो कि वीडियो देखिएगा अंत में ऊपर आई बटन में और इंड स्क्रीन में दोनों में लिंक दे देंगे, आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है, गर्व का ही हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।